मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग आज सर। हम लोग देखेंगे 9th का जो पीपल एज रिसोर्स के बारे में देखेंगे। मनुष्य एक संसाधन है, लोग एक संसाधन है। कैसे? तो एक चैप्टर है यह। तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतर होगा आपको इस तरह से समझाना। आप जानते हो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उन सारी वस्तुओं को, वे वस्तुएं चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य अपने कार्यों में करता है। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, माने संसाधन तीन तरह के होते हैं इसे देखा जाए तो। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में ये पेड़ पौधे, ये मिट्टी भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हवा, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसका बाद मानव निर्मित संसाधन, जैसा आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग सब जो है, पंखे हैं, घर है, जो भी बनमिन सब ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब मानव निर्मित संसाधन में आ जाते हैं। और एक है मानव संसाधन। देख रहा हूँ ना, आपके चैप्टर का नाम क्या लिखा गया है? पीपल एज रिसोर्स। मनुष्य एक संसाधन के रूप में, मतलब मनुष्य एक संसाधन नहीं है। संसाधन कब बनता है? जब उसमें स्किल भरा जाता है, जो उसमें एजुकेशन, हेल्थ, फैसिलिटी, ये सारी चीज दी जाती हैं, और जब उन्हें बनाया जाता है उस लायक, तब जाकर मनुष्य एक संसाधन का रूप धारण कर लेता है। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य एक ऐसा संसाधन है जो सारे संसाधनों को उपयोग करता है। अब आप देखेंगे कि आप देखें कि मनुष्य जो है अनेक कार्य करता है। कहा जाता है मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य जब जोड़ लगाए तो क्या से क्या ना कर दे। देखो, एक छोटा सा देश जापान, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव संसाधन है, वहां स्किलफुल मनुष्य हैं। परिणाम क्या है? आज वह विकसित देश कहलाता है। और भारत जो बहुत विशाल भी है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, संसाधनों से संपन्न है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मानव संसाधन का विकास अभी सही ढंग से नहीं हुआ है, जिससे हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अब आप देखें कि मनुष्य के कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं, कैसे विकास करते हैं। आपके बुक्स में उदाहरण दिए गए हैं दो दोस्तों का, एक विलास है और एक शकल है। शकल जो है, दोनों का उम्र लगभग 11 और 12 वर्ष है, दोनों में दोस्ती है। लेकिन शकल के पिता बूटा सिंह बाहर काम करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं शकल को, और उसकी माँ शीला घर में रहती है, डोमेस्टिक वर्क करती है। फिर भाई और बहन हैं छोटे छोटे, उनको भी देखना पड़ता है, और उनके मन में तमन्ना आता है कि नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और वो पढ़कर, शकल का चाचा भी जो है ना, वो मैट्रिक कर चुके हैं, तो उसके मन में आता है कि नहीं, मैं भी पढ़ूंगा। और शकल पढ़ जाता है, पिताजी के एक सहयोग से वह क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। लेकिन वहीं देखो, विलास जो है, उसकी माँ मछली का व्यापार करती है। पिताजी 2 वर्ष की उम्र में ही मर जाते हैं। वो भी माँ के साथ ही मछली के व्यापार में लग जाता है, और मात्र 40, 20, 30 रुपये कमा पाता है दिन भर में। और अंतोगत वो बीमार से भी ग्रस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, तो इलाज कहाँ से कराएगा? तो बेटे, सबसे बड़ा चीज है कि हमें क्या बनना होगा? स्किलफुल बनना पड़ेगा। माँ बाप हम लोगों को भेजते हैं स्कूल किस लिए? ताकि बच्चे अच्छे बने, विकास करें। अब चलो देखो, बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। आपने देखा बूटा जी कहीं सर्विस कर रहे हैं, माँ डोमेस्टिक वर्क कर रही है। इसमें देखोगे कि 2 क्रियाएं होंगी, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएंगे? तो ऐसी क्रियाएं जिसके करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, हम कमाते हैं, अर्जन करते हैं, तो आर्थिक क्रियाएं होंगी। और वैसी क्रियाएं जिसके करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, हम मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे मान लो किसी की माँ या किसी के पापा कहीं सर्विस करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो वह आर्थिक क्रिया हो गया। लेकिन वही पापा, वही माँ घर में अपने बच्चों का देखभाल करती है, अपने बच्चों को देखते हैं, उसके लिए पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, तो अनार्थिक क्रिया हो गया। वहीं एक नर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रही है,
पैसे मिलते हैं तो आर्थिक क्रिया हो गया, अगर नहीं कर रही है, घर में काम कर रही है तो अनार्थिक क्रिया हो गया। आप समझ गए होंगे। उसी तरह आर्थिक वस्तुएं होती हैं, अनार्थिक वस्तुएं होती हैं। वे वस्तुएं जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, और वस्तुएं जिससे धन की प्राप्ति नहीं हो। अब जैसे देखोगे एक ही वस्तु अनार्थिक हो सकती है और एक ही वस्तु वही वस्तु आर्थिक वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे गंगा किनारे पड़ा हुआ बालू, वो क्या है, एक अनार्थिक वस्तु, वहाँ उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वहीं उस बालू को लाकर किसी चौराहे पर रख दिया जाए, किसी शहर में लेकर चला जाया जाए, तो वहीं अनार्थिक वस्तुएं आर्थिक वस्तुओं का रूप धारण कर लेती है। अब देखो, मनुष्य चूंकि गतिमान है, गतिशील है, वो भिन्न भिन्न क्रियाओं को करता है, अनेक एक्टिविटीज़ को करता है। अब मैंने बताया था कि 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। जैसे अब इसको हम कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वे होते हैं जो नेचर से जुड़े होते हैं। जैसे हम कृषि कार्य करते हैं, बागवानी करते हैं, माइनिंग करते हैं, नहीं, पशुपालन करते हैं, दूध व्यवसाय करते हैं। तो ये जो है सब प्राकृतिक के मैंने प्रत्यक्ष रूप से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज, एक ही बात है बेटे। उसी तरह सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहते हैं। मतलब जब प्रकृति से प्राप्त जो भी चीज़ें होती हैं उसका कच्चा माल के रूप में उपयोग करके जब हम हाथों से या मशीनों के सहारे जब हम किसी वस्तु को या पदार्थ को बनाते हैं तो क्या बन जाता है, तो वह हो जाता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाता है। और उसमें व्यक्ति को प्राथमिक जो क्रियाएं उससे ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। जैसे चीनी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, जूट उद्योग है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और तृतीयक व्यवसाय में देखोगे कि प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से क्या करता है, हमारे कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ग्रो कर देता है। जैसे आप पढ़ने आते हो, आपको ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता है टीचर ने आपको क्या दे दिया है, लेकिन आपने स्किल दिया, आप आगे बढ़ गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए। उसी तरह हेल्थ है, शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही प्रथम धर्म का साधन है। तो इस तरह आप देखोगे हेल्थ हो गया, बैंकिंग हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपको सेवा प्रदान करती हैं उसको हम तृतीय क्षेत्र में लेते हैं, टर्शियरी क्षेत्र कहते हैं। और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। बेटे आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। उसी तरह एक होता है, आपने देखोगे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप कौन पसंद करोगे करना, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्शियरी एक्टिविटीज़। देखोगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं टर्शियरी एक्टिविटी में ज़्यादा आमदनी होती है। जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, नहीं, उनका आमदनी ज़्यादा होती है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। तो इसको भी देखकर हम क्या कर सकते हैं, वो देश कैसा है कैसा नहीं है पता लगा सकते हैं। एक और यह है एक्टिविटीज़ देखोगे, एक हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, देखो अंतर समझना। संगठित क्षेत्र के जो कंपनियां होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वह क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे शिक्षा का, हेल्थ का, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को किसी तरह की फैसिलिटी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दूसरा क्या देखोगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सुरक्षा होती है लोगों की, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की सुरक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखोगे अगला, आप देखोगे इसमें कि बहुत से लोग, अब कैसे हम, अब एक और बता देते हैं आपको। अब नाम सुना होगा बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी किसे कहते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट, और आज सारी दुनिया से नहीं, बहुत पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रही है। और जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखना कभी भी, इसलिए अच्छा से पढ़ाई करना जरूरी है हम लोगों को। बेरोजगार व्यक्ति वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास योग्यता तो है लेकिन उसके अनुसार
कोई कार्य नहीं मिलता है। और वो क्या करता है, कार्य के कारण गरीबी के से परेशान रहता है, बीमार हो जाता है, उसके पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। अब बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपने देखा होगा बेरोजगारी में, देखो तो मैं बता रहा हूँ, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल में क्या होता है कि व्यक्ति को किसी मौसम के अनुसार काम मिलता है और फिर मौसम समाप्त होने के बाद उसके काम छूट जाते हैं। जैसे मान लो कृषि क्षेत्र में देखो, मजदूर किसान के साथ काम करता है, खेती में बीज बोता है, उसको सिंचाई करता है, काटता है, तो जब तक एक कार्य होता है तब तो उसको रोजगार मिला। जब वो कृषि समाप्त हो जाता है उसके रोजगार भी समाप्त हो जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। आप समझ गए। अब जैसे आप देखोगे जिस गाय हमने बता रहा था आपको, कौन, मौसमी बेरोजगारी के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में बता रहे हैं आपको कि चीनी उद्योग में लोग 6 महीने कार्य करते हैं और 6 महीने क्या होते हैं, काम नहीं मिलता है उनको, तो ये भी मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये भी कृषि में प्राप्त होती है और व्यापार में प्राप्त होता है। जैसे देखो, जिस कृषि में 2 व्यक्ति ही कार्य कर सकते, जिस खेत में, लेकिन उसमें और 3 व्यक्ति लगे हुए हैं, 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, 3 व्यक्ति न लगे तब भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन क्या होता है, वो 3 व्यक्ति अपने को छुपाए हुए हैं, तो क्या है, 3 व्यक्ति, उनमें छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम क्या कहेंगे, इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक है एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, ये ज़्यादा शहरी क्षेत्र में पाया जाता है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके भी उसके अनुसार उसको काम नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है, बेचारा दर दर भटकते रहता है। आज ये बेरोजगारी जो है बहुत क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अब देखो क्वालिटी ऑफ द पीपल। क्वालिटी ऑफ द पीपल क्या होगा भाई, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, फीचर ऑफ द पॉपुलेशन, उसी तरह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम कैसे जानेंगे भाई, तो इसके लिए इंडेक्स है, क्या है भाई, एजुकेशन है, हेल्थ है, नहीं, एज कंपोजिशन है, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन है। इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वह देश, वह समाज विकासशील देश है या विकसित देश है। अब भारत को ही लो, शिक्षा के क्षेत्र में जब हमारा देश गुलाम था उस हमारी शिक्षा स्तर बहुत काफ़ी नीचे थी। लेकिन आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर भी आगे बढ़ते जा रहा है। और जिस देश में 18% लोग क्या थे, अशिक्षित थे, आज आप देखो तो हमारे देश में जो साक्षरता दर है लगभग 82.5% है और वहीं 74.4% है, मैंने 75% लगभग। और वहीं पुरुषों में क्या है, 82.5% है। महिलाएं आज भी 64.4% या 6% के लगभग हैं। ये क्या दिखलाता है कि अभी भी हम शिक्षा में क्या है, पिछड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, तो हमें और आगे बढ़ निकल सकता है। उसी तरह हेल्थ है, और सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए और यही कारण है कि आज हमारा देश सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। उसी तरह आप देखोगे हेल्थ के बारे में भी हर एक जगह हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, हर एक जगह इसका विकास किया जा रहा है ताकि लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। अपन बताया था अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, कार्य कि कौन क्रियाएं होती हैं। एज कंपोजिशन आप देखोगे कि 15 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जानते हो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। 15 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं, जबकि उससे नीचे वाले व्यक्ति 15 और 60 वर्ष के बीच में जो होते हैं उनको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, अर्जित जनसंख्या कहते हैं। आप ये भी समझ गए होंगे, नहीं, जो क्या करते हैं, जो कार्य करके और धन लाते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का ही नाम है। आप समझ गए होंगे। उस तरह देखोगे रोजगार का सृजन आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। जैसे एक गांव है, वहाँ कृषि का विकास हुआ है और कृषि का विकास जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि हमारे एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को भेज दिया कि भाई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ेगा। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ के गाँव आता है और गाँव में पूरा विकास कर देता है कृषि का।
उसका लोगों के मन में आता है कि नहीं, हमारे गांव में एक स्कूल भी होना चाहिए। स्कूल भी खुल जाता है, वहाँ की महिलाएं जो हैं वह कपड़ा बुनना सीख जाती हैं और धीरे धीरे वह गांव स्वयं अपने में आत्मनिर्भर बन जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि यदि लोगों को शिक्षित किया जाएगा, स्किलफुल बनाया जाएगा, तभी वह जनसंख्या एक मानव संसाधन बन सकती है और देश का, समाज का, विश्व का विकास कर सकती है। हमको उम्मीद है कि आप एकदम समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।